नमस्कार, मैं गिरजेश राय अपने चैनल पढ़ो रिंकू में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग लुसेंट जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 3 में हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं 30-30, 25-25, 30-30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो छाटा हूं और वही छाट के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन है, कृपया इसे ध्यान से सुने, समझें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे मैंने पहले कहा था, हमेशा बार बार कर रहा हूं आपको, इसको बहुत रटना नहीं है। इसको सुबह 20 मिनट 25 मिनट का ये वीडियो होता है, 20-25 मिनट सुबह देखिए, शाम को एक बार पुनः देखिए और ये याद हो जाएगा। बस मेरे साथ दोहराते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, गुप्त साम्राज्य का उदय कहां हुआ? कहां हुआ था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय। गुप्त साम्राज्य का उदय कहां हुआ? कौशाम्बी में हुआ। और इसका उदय जो है कब हुआ ये भी देख लीजिए। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो 240 से लेकर 280, सारी यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, 280 ईसा में हुआ था, ईस्वी में हुआ था गुप्त वंश की संस्थापना। तीसरी शताब्दी भी सीधे सीधे कहा जा सकता है, तीसरी शताब्दी के मध्य में या तीसरी शताब्दी के आसपास कौशाम्बी में क्या हुआ था? गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। कब हुआ था? 240 से लेकर 280 ईस्वी में। तो गुप्त साम्राज्य इंपॉर्टेंट है पूरे भारतीय इतिहास में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि गुप्त वंश का महान सम्राट कौन सा है? तो गुप्त वंश का महान सम्राट कौन सा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं गुप्त वंश के महान सम्राट हैं। और यह चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं 320 ईस्वी में, मैंने बताया था आपको कि हम छोटे छोटे प्रश्नों के, वन लाइन प्रश्नों के साथ साथ इससे जुड़ी हुई चीजों को भी समझेंगे, देखेंगे, ताकि आपका ज्ञान जो है विराट हो जाए और आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या न आए। तो एक प्रश्न से जुड़े हुए कई प्रश्नों को भी हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। पूरी तरह से जीके को समझना है, रटना नहीं है, बस सुनिए और समझ जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से प्रश्नों की तरफ। कह रहा है कि गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था और ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और एक चीज और बता दें आपको, इसका विवाह जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। किससे हुआ था? कुमार देवी से। कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी और विवाहोपरांत इसे जो है महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। महाराजा धीराज। तो ये 3 प्रश्न इसमें से मिल गए। पहला, गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन सा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कब गद्दी बैठा? 320 ईस्वी में बैठा। किससे शादी की थी? कुमार देवी से, जो कि लिच्छवी की साम्राज्ञी थी, राजकुमारी थी। और विवाह होपरांत इसे जो है महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा गया या उपाधि इसने धारण की। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का स्थापना किया था। 320 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि को प्राप्त किया। अगला, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न है, इसको घुमा भी सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त, अच्छा क्यों कहा जाता है ये भी देख लीजिए, ये भी एक लाइन में देख लीजिए क्यों कहा जाता है। क्योंकि उसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। कब किया था? वह 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 335 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। कौन बैठा? समुद्रगुप्त मौर्य।
समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। उसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, जिस कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को उसने पराजित किया, इसलिए समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। और इसे इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है क्योंकि इसने जो है इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने। तो दो प्रश्न इसमें आ गया कि इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने राजाओं को पराजित किया था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? यह प्रश्न कई बार आया है कि समुद्रगुप्त ने किसकी उपासना की थी? तो किसकी उपासना की थी? विष्णु की। तो विष्णु जी का परम भक्त था कौन? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? ठीक है, समुद्रगुप्त जो है संगीत का प्रेमी था। किसका प्रेमी था? संगीत का प्रेमी था। क्यों था? क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उस समय सिक्के आए थे। क्या आए थे? सिक्के आए थे, और सिक्कों पर समुद्रगुप्त को जो है वीणा वादन करते हुए, क्या करते हुए? वीणा वादन करते हुए देखा गया या दिखाया गया था, जिस कारण यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह संगीत का प्रेमी था। तो यह प्रश्न आ सकता है कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। अगला प्रश्न, फरिहान भारत कब आया था? कौन आया था? फरिहान भारत कब आया था? यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फरिहान भारत कब आया था? कब आया था? किसके शासन में आया था? ये जो हैं यात्री, उनके बारे में प्रश्न जरूर पूछता है। तो ये समुद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। कौन? फरिहान। फरिहान एक यात्री था जो चंद्रगुप्त II के शासन में भारत में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, कुमारगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त था। और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, आगे बढ़िए। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि कौन से मनुष्य अपने देवताओं, कौन से लोग, कौन सी जनजाति है जो अपने देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाते हैं? ठीक है, कौन से मनुष्य अपने देवताओं को अपना मांस या मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं? तो सबर जाति के लोग हैं। सबर एक जनजाति है, जाति है, जो लोग कहाँ रहते हैं? विंध्य के जंगलों में। कहाँ रहते हैं भाई? विंध्य के जंगलों में रहते हैं ये लोग, और ये अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं। तो मनुष्य का मांस कौन चढ़ाते हैं? सबर जाति के लोग। कहाँ रहते हैं? विंध्य पर्वत में। ठीक है, आगे देखिएगा। सती होने का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ठीक है, भारत में सती होने का प्रमाण सबसे पहले 510 ईस्वी में, कहाँ पे? 510 ईस्वी में आपको मिलता है। कहाँ पे? इरण अभिलेख में, इरण अभिलेख में ये प्रमाण आपको मिलता है। कब? 510 ईस्वी में। किसका मिलता है? भानुगुप्त की ये रचना है इरण अभिलेख। ठीक है, जिसमें ये दिखाया गया है कि भोजराज कौन थे? भोजराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो 3 प्रश्न इसमें भी हो गए। पहला प्रश्न क्या हुआ कि सती होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? इरण अभिलेख में मिलता है। इरण अभिलेख किसने लिखा था? भानुगुप्त ने लिखा। किसने लिखा? भानुगुप्त ने लिखा।
भानुगुप्त ने कब लिखा? 510 ईस्वी में। और भोजराज की पत्नी को सती होने का प्रमाण पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? कई बार आया गया प्रश्न है ये। तो अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, एक चीज इसमें जान लीजिएगा कि अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, जिनमें अभी सिर्फ 6 क्या हैं? शेष बची हैं। 6 क्या है? शेष बची हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एक प्रश्न, और बौद्ध धर्म के किस शाखा से? तो ये भी लिख लीजिएगा, महायान शाखा से। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 9 अभी शेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? यह भी प्रश्न हो सकता है कि धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के या द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य थे। तो ये प्रश्न उठता है, धन्वंतरी कौन थे? अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को क्या कहा जाता है? जैसे हिंदी साहित्य में मध्य युग को स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी प्रकार से भारतीय इतिहास में गुप्त काल को भी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ये भी एक लाइन है, क्योंकि इस समय सांस्कृतिक क्या हुए थे? सांस्कृतिक उत्थान हुए थे। क्या हुए थे? सांस्कृतिक उत्थान या सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है, ठीक है, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को क्या जाना जाता है? स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग। स्वर्ण युग कौन सा है? गुप्त काल है। चलिए, चीनी यात्री हेंग सांग भारत कब आया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी तक। चीन का यात्री हेंग सांग था, और हेंग सांग कब भारत आया था? तो कब आया था? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में चीन का यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग ह से देखिए पहचानें कैसे? ह्वेनसांग ह है, हर्षवर्धन है। तो ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। चलिएगा अगला प्रश्न, बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अक्सर करके रचनाओं का पूछता है कि कौन रचनाएं किसकी हैं, तो हमने एक में ले लिया है, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं, चरित और कौन? कादंबरी। कादंबरी संस्कृत के विद्वान हैं कौन? बाणभट्ट। 2 रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादंबरी। इंपॉर्टेंट रचनाओं में ये हैं। आगे अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? किरातार्जुनीयम के लेखक जो हैं भारवी हैं। कौन है? भारवी हैं। किताबों से 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं, तो ये भी जान रखिए कौन किसके लेखक हैं। तो किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी हैं, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो भारवी कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। भारवी कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। कौन रहते थे? भारवी। क्या लिखा? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसने लिखा? भारवी ने लिखा। चलिए अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्र के लेखक, तो ये भी देख के ध्यान दीजिएगा, 10 और दंडी। 10 और दंडी। तो 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा? दंडी ने लिखा। दंडी कहाँ रहते थे? नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। कौन? नरसिंह वर्मन है, वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन रहते थे भाई? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? दंडी। क्या लिखे? 10 कुमार चरित्रम। 10 कुमार चरित्रम दंडी। 10 कुमार चरित्रम और दंडी, याद रखिएगा, 10 कुमार चरित्रम और दंडी। अगला प्रश्न, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
तो एलोरा का प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग। आदि पुराण की रचना किसने की? ध्यान से सारा वीडियो सिर्फ आप सुनते चलिए और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी। एक बार सुबह देखिएगा, एक बार शाम देखिए। 15-15, 20 मिनट का ये वीडियो पूरा है। दोनों बात देखिए, ध्यान से देखेंगे, सब आ जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आदि पुराण की रचना किसने की थी? आदि पुराण की रचना किसने की? जिनसेन ने की। ठीक है, तो 10 कुमार चरितम दंडी, आदि कुमार, जिनसेन, ये प्रमुख रचनाएं भी हैं। ये भी देखते चलते हम लोग, इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण किस समय हुआ? गुहा मंदिरों का निर्माण किस समय हुआ? तो किस समय हुआ? राष्ट्रकूटों के समय अजंता, एलोरा और एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण कराया गया था। 2 प्रश्न यहाँ पे हो गया कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। कब हुआ था निर्माण? राष्ट्रकूटों के संबंध में हुआ था। 2 प्रश्न यहाँ से उठ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है या सेकंड से है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से है ऐहोल अभिलेख का संबंध। ठीक है, ऐहोल क्या है इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। ऐहोल जो है कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है। ऐहोल कहाँ है इसके बारे में भी बताएंगे, अभी जानकारी बताते हैं आपको। ऐहोल जो है कर्नाटक में, कहाँ पे है? कर्नाटक में एक छोटा सा क्या है? गांव है। ठीक है, गांव है जिसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। एक प्रश्न देखिए ये भी है, जो है क्या है? ये राष्ट्रीय धरोहर है। कौन? ऐहोल। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन सेकंड से द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल क्या है? कर्नाटक का एक गांव है। एक क्या है? गांव है जिसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, वातापी का निर्माणकर्ता कौन है? वातापी का निर्माणकर्ता कौन है? कीर्तिवर्मन है। वातापी का निर्माणकर्ता कौन है? कीर्तिवर्मन है। अगला प्रश्न, मंदिरों का शहर कहा जाता है? देखिए यही हमने कहा था, बाद बताएंगे। मंदिरों का शहर किसे कहता है? ऐहोल को कहा जाता है। ऐहोल कहाँ है? अभी हमने आपको बताया कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है ऐहोल। ऐहोल कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐहोल कर्नाटक में है, मैंने आपको भी बताया। ऐहोल कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, क्या है? एक छोटा सा गांव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐहोल कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तमिल साहित्य के, अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कहे जाते हैं? तो ये कंभन है। ठीक है, और कुट्टन है, और तीसरे हैं ये पुंगलेदी। कौन है भाई? पुंगलेदी। पुंगलेदी और कुट्टन और कंबन, ये 3 जो हैं। कंबन ने एक रामायण भी लिखी है जो तमिल भाषा में लिखी गई है। तो 3 ये जो हैं प्रमुख लेखक हैं तमिल साहित्य के, जिन्हें त्रिरत्न भी कहा जाता है। और अब हिंदी में पृथ्वीराज रासो, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और एक भी है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। तो प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। एक प्रश्न ये भी हो गया, किसने रचना की? चंद्रबरदाई ने रचना की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रबोध चंद्रोदय, प्रश्न है, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की? प्रबोध चंद्रोदय की रचना कृष्ण मिश्र ने की थी। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की थी? तो कृष्ण
कृष्ण मिश्र ने की थी। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की थी? किसने की थी? कृष्ण मिश्र ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोहेड़ा, ठीक है, मोहेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ? मोहेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ? तो किसके शासन में हुआ? सोलंकी राजाओं के। सोलंकी राजाओं के शासन में मोहेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। मोहेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। मोहेड़ा का सूर्य मंदिर का निर्माण। और आज का आखिरी प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये कई बार आ गया प्रश्न है ये। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। राणा कुंभा ने कराया था। क्यों कराया था? क्यों कराया था? अपनी विजय से, अपनी विजय, ठीक है, अपनी विजयों के उपलक्ष्य में, अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। तो इस प्रकार उम्मीद है कि हम 30-30 प्रश्न लेके चल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।